नमस्ते दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना प्यार किया। ठीक है, अब देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे, आज का हमारा जो दौर रहेगा वो रहेगा 12th क्लास की फिजिक्स, यानी जो 12वीं क्लास की जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ जो आपको अन्य टाइम ध्यान में रखनी है। नंबर 1, सबसे पहले तो देखिए, आपको फिजिक्स को पढ़ना है और यदि फिजिक्स को समझना है तो सबसे पहले तो आपको उस चीज़ों को जो आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को फील करना है। यानी उसको फील किस प्रकार से करेंगे, फिजिक्स पढ़नी है और फिजिक्स को आपको सीखना है। फिजिक्स को सीखना है तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको फील करना है, यानी वो चीज़ होती क्या है, किस प्रकार से काम करती है, उसकी एक पिक्चर जो है वो आपको माइंड में बननी चाहिए। तब जाके फिजिक्स पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। उसके दूसरी बात है कि जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब आप फिजिक्स सीख रहे हो, फिजिक्स सीखने के लिए आपके पास जो कॉमन सेंस है वो भी थोड़ा बहुत आपको काम में लेना पड़ेगा। एंड जो कॉमन सेंस है आपके पास उसको काम में लेना, जितना ज़्यादा आप कॉमन सेंस काम में लोगे उतनी ही ज़्यादा आपको फिजिक्स से समझ में आएगी और उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स से पढ़ने। देखिए, 12वीं की फिजिक्स यानी 12th क्लास की जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फिजिक्स है ये 2 पार्टों में डिवाइड है। ठीक है, वैसे आप बोलोगे 2 बुक तो नहीं चलती, वो बात नहीं। ये फिजिक्स जो है पूरी की पूरी जो फिजिक्स है 12th क्लास की जो फिजिक्स है ये 2 पार्टों में डिवाइड, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। अब ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 क्या? देखिए, पार्ट नंबर 1 में हम जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। अब ये चार्ज होता क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 2 है उसमें हम पढ़ेंगे ज़्यादातर कुछ फॉर्म्स वगैरह या फिर साइंटिस्ट ने जो नियम दिए उसके बारे में। लेकिन हम ये बात करते हैं कि जो पार्ट फर्स्ट है वो पूरा का पूरा होगा चार्ज के बारे में। और पार्ट फर्स्ट में भी चैप्टर 1 से 4 एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक की जो अध्ययन करेंगे चार्ज का, जो भी चार्ज का अध्ययन करेंगे, है ना, जो भी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्थिर अवस्था में। यानी ये जो चार्ज रहेगा, ये जो चार्ज है ये स्थिर अवस्था में रहेगा। चार्ज एट रेस्ट यानी एक स्थान पे क्या रहेगा, स्थिर रहेगा और इसके प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट है किसके बारे में होगा, चार्ज के बारे में। और चार्ज क्या रहेगा, स्थिर रहेगा यानी एट रेस्ट पे रहेगा। अब देखिए, फर्स्ट जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसका क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र से पहले एक चीज और है उसको समझना पड़ेगा, यानी वो है चार्ज। यानी पूरी की पूरी कहानी किस पे होगी, चार्ज पे होगी। तो सबसे पहले हम इस चार्ज को समझ लेते हैं, यानी इस आवेश को समझते हैं। ये क्या होता है, देखिए, अब मैं ये पूछूं आपसे या फिर आप मुझसे पूछे कि सर बताइए चार्ज किससे मिलकर बना होता है, तो हम नहीं बता सकते कि चार्ज किससे मिलकर बना होता है। ये जो चार्ज है ये एक प्रकार का, वैसे देखें तो वस्तु का गुण ही है ना, यानी इसको हम बता नहीं सकते कि चार्ज किससे मिलकर बना होता है, किन किन पार्टों से। जैसे मैं बोलूं कि परमाणु क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और कक्षाओं में क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगते रहते हैं। परमाणु बता सकते हो, यानी परमाणु किन से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन मैं पूछूं कि आवेश किससे मिलकर बना होता है, तो हम नहीं बता सकते किससे मिलकर बना होता है। इसको हम फील कर सकते हैं कि आवेश क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि एक दुकानदार ईमानदार
कोई दुकानदार ईमानदार है, यानी ईमानदारी जो है वो किसी व्यक्ति का गुण है। ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी किसी व्यक्ति का गुण। अब कैसे पहचानते हैं उसके गुण को? ये ईमानदार है। यदि कोई व्यक्ति या कोई दुकानदार आपको वाजिब रेट में या सही दामों में कोई सामान बेच रहा है, अपने हक का ही वो कमा रहा है, यानी ले रहा है, उस पर कमीशन जो वगैरह है ना, फालतू का नहीं मांग रहा है वो, यानी जो उसके हक का है वो ही ले रहा है, इसका मतलब वो एक ईमानदारी से अपना बिजनेस कर रहा है। ये तो होता है। अब ईमानदारी किससे मिलकर बनी हुई है नहीं बता सकते। ये एक व्यक्ति का गुण है, अच्छे व्यक्ति का गुण है कि नहीं, कि ये व्यक्ति ईमानदार है, मतलब ये अच्छे अपनी जो भी दुकानदार है, जैसे हम दुकानदार का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई दुकानदार है, यदि वो आपको अच्छे दामों का मतलब एकदम से सही रेट में, वाजिब रेट में सामान बेचता है ना, वो आपको नहीं सबको ही वाजिब रेट में सामान बेचता है, तो हम कहेंगे कि वो वाला दुकानदार जो है वो क्या है, ईमानदार है। अब मैं पूछ रहा हूं ईमानदार जो है, यानी ईमानदारी उसका गुण है, किससे मिलकर बना होता है नहीं बता सकते ना, ये तो उसका गुण है, इसको तो हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो आवेश है ये भी एक वस्तु का गुण है। आवेश क्या है? एक वस्तु का गुण है। ये आवेश एक वस्तु का गुण है, जो आवेश जो है एक वस्तु का गुण है जो विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। आवेश जो चार्ज है वो किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। या फिर ये दोनों फील्ड पहले से उपस्थित हो तो इसका अनुभव कर सकता है। क्या? चार्ज किसी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और ये पहले से उपस्थित हैं तो इसके प्रभाव का क्या कर सकता है, अनुभव कर सकता है। वो क्या है कि चार्ज। ठीक है, समझ गए? यानी चार्ज किससे मिलकर बना हुआ है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन इसके गुण से पहचान सकते हैं। ये एक वस्तु का गुण होता है। आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, और ये क्षेत्र पहले से उपस्थित हैं तो इसके प्रभाव का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आवेश जो होते हैं यानी चार्ज, वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज एंड धनावेश। ठीक है, और दूसरा होता है ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव चार्ज क्या होता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। यदि किसी वस्तु में आप एक बार इसको समझिए जो मैं बता रहा हूँ। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो उस वस्तु पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको लिख देते हैं प्लस। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज। और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, तो उस पे आवेश आ जाता है नेगेटिव। यानी धनावेश क्या है? किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश को दर्शाती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी किसको दर्शाएगी? धनावेश को। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि किसको दर्शाएगी? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक बार आप इतना ही समझिए। अब देखिए छोटी सी बात और समझ लीजिए आप।
कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी प्लस प्लस वाले और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं माइनस माइनस वाले, ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं यानी रिपल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। बस आप ये समझिए, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे से दूर भागते हैं, समान आवेश एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत आवेश जैसे एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं, यानी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट यानी आकर्षित करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो समान प्रकृति के आवेश हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया नेगेटिव नेगेटिव हो गया, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी रिपल करेंगे, और जो विपरीत आवेश जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे आगे चलते हैं। मैंने लास्ट बार ये बताया आपको कि धनावेश जो यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया उस वस्तु पे, और यदि वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप ये पूछोगे कि सर ये बताइए आप कि ये जो कमी और वृद्धि होती है ये किस प्रकार से होती है, इसका क्या मंत्र है जिसके उच्चारण से इसमें कमी या वृद्धि हो जाए, है कि नहीं? ऐसा तो पूछोगे कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये किसी वस्तु पे आता है, चलो मान लिया हमने आता है, आप बोल रहे हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इसका मंत्र क्या है, किस प्रकार से ये कमी या वृद्धि होती है? तो देखिए इसके 3 मंत्र उसको याद करना है। देखिए कौन कौन से मंत्र है मैं आपको बता रहा हूं, यानी किसी वस्तु को आवेशित करने के जो मंत्र है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो करते हैं, उसको बुक की लैंग्वेज में हम लिखेंगे आवेशन की विधि, चार्जिंग मेथड, आवेशन की विधि, चार्जिंग मेथड। तो देखिए वो जो मंत्र हैं मैंने बताया वो 3 मंत्र, कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहला है घर्षण, द्वारा, ये फिर इसको बोलते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहला मेथड कौन सा है, जो पहला मंत्र है वो कौन सा है? घर्षण विधि यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए कमी या वृद्धि, कहानी तो वही आ रही, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी वस्तु की, ठीक है, लेकिन होगी किस प्रकार से? तो पहला मंत्र है घर्षण विधि। इस विधि से आप किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि किस प्रकार से करोगे? तो देखिए हम 2 वस्तु लेते हैं, ये लिए हमने 2 वस्तु, ये ले लिया। इस विधि में क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को चार्ज किया जाता है, किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो 2 वस्तु ली जाती है, उसको आपस में रगड़ा जाता है। अब जैसे रगड़ेंगे ऐसे होगी, ये सतह आपस में संपर्क में रहेंगी, इसकी 2 सतह, दोनों वस्तुओं की सतह जो है वो संपर्क में रहेगी। अब देखिए जैसे ये संपर्क में रहेगी इसके मध्य हो जाएगी इंटरलॉकिंग, किसके कारण? घर्षण बल के कारण, है कि नहीं? घर्षण बल के कारण इन दोनों वस्तुओं के मध्य क्या हो जाएगी? इंटरलॉकिंग। मैंने आपको घर्षण बल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया, उसमें जो रिट वाले सिलेबस में बताया था घर्षण वाला, उसके घर्षण का जो चैप्टर था उसमें पूरी कहानी बताई गई कि इंटरलॉकिंग किस प्रकार से होती है, क्यों होती है, किस प्रकार से घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो आप मान लीजिए इन दोनों के मध्य घर्षण बल उत्पन्न होता है।
होगा या नहीं होगा, है ना। ये एक दूसरे की सापेक्षिक गति का क्या करेंगे, विरोध, है कि नहीं। दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो ये एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर है और ये इन दोनों को रगड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें एक आवाज़ सी आ रही है, ये क्या है, फ्रिक्शन है। ये जो आवाज़ आ रही है फ्रिक्शन है, यानी ये एक दूसरे की गति का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये क्या करेंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अभी एक दूसरे का विरोध करेंगे, यदि हम इसको फिर से रगड़ेंगे तो ये एक दूसरे का विरोध करेंगे, और जब ये विरोध करेंगे तो घर्षण बल के कारण इनके मध्य उत्पन्न होगी ऊष्मा। इतनी बात समझिए। और फिर इधर आइए, जब यदि हम किसी परमाणु को या फिर बोले किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, यानी ऊर्जा देते हैं, तो वो उस ऊष्मा को अवशोषित करके, परमाणु मॉडल भी, उस ऊष्मा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, यानी लो लेवल से हाई लेवल में चला जाता है। कौन, इलेक्ट्रॉन। किसको, उस ऊष्मा को अवशोषित करके। अब ऊष्मा अवशोषित करेगा, उसके पास ऊर्जा आएगी, और जैसे ही उसके पास ऊर्जा आएगी वो अपने स्तर को छोड़ के उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है। ठीक है। अब देखिए वही कहानी इसमें, जैसे हम दोनों वस्तु, यानी ये वाली वस्तु A है और ये वाली B है, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। सिंपल है, इसके दोनों सतहों के, यानी जो संपर्क सतह हैं उनके मध्य घर्षण बल उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे हम और रख देंगे तो हम घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, और इस घर्षण बल के कारण इन दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी, ऊष्मा। किसके कारण, घर्षण बल के कारण। ठीक है। ये ऊष्मा क्या करेगी, ये वाली जो ऊष्मा है, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी, वो ये वाले दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। ये संपर्क में, अब तीसरा तो लेगा नहीं ऊष्मा। इनके मध्य जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है यहाँ पे, या तो ये वाला पार्टिकल उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, यानी उसको काम में ले लेगा, या फिर ये वाला, या फिर दोनों, यानी ये वाले जो ऊष्मा है ये तीसरे को तो जाएगी नहीं, ये दोनों ही डिवाइड करेंगे। इन दोनों के ही काम आने वाली है कि नहीं, इन दोनों के ही काम में आएंगी। अब देखिए इसके मध्य ऊष्मा उत्पन्न हुई, और वो ऊष्मा ये दोनों पार्टिकल अवशोषित कर लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है। अब अवशोषित कौन करेंगे, इसके किनारे पे इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ये एक नाभिक से बंधे हुए भी, परमाणु की बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो नाभिक में उपस्थित है उसके साथ इलेक्ट्रॉन बंधे हुए, एक बंध से जुड़े हुए, नाभिकीय बंध से, है कि नहीं। उसके बाद देखिए अब ये ऊष्मा अवशोषित करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन, तो वो कहानी आएगी। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊष्मा अवशोषित करेगा उसकी ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी, तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, सिंपल। या फिर बोले जो परमाणु में नाभिक के मध्य और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो बल है वो ऊष्मा देने पे टूट जाता है, नाभिकीय बल जो है वो टूट जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी गति के लिए स्वतंत्र है। लेकिन ध्यान रहे, जिस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन मुक्त है, फ्री चार्ज जो है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो गति कर सकता है कहीं पे, लेकिन वो इस पार्टिकल की सतह को छोड़ के नहीं जाएगा जब तक इस सतह के संपर्क में कोई दूसरी पार्टिकल नहीं रहता, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऊष्मा को क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। जैसे ये अवशोषित करेंगे इसके पास ऊर्जा आएगी, और ये प्रयास क्या करेंगे कि यहाँ से इसका बंध, ये वाला बंध तोड़ के ये कहीं उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। ये तो होगा। अब मान लीजिए ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊष्मा अवशोषित करते हैं, ये वाले कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसका मतलब ये इस बंध से मुक्त हो सकते हैं, इसके पास ऊर्जा आ गई, हो सकते हैं मुक्त। ये वाले भी हो सकते हैं, दोनों में से पहले को कौन सा हो जाए ये वाला भी नहीं पता। लेकिन ध्यान रहे, जिसका बल कमजोर होगा, यानी जो नाभिक से
दुर्बल बल से बंधा हुआ होगा वो पहले मुक्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने नाभिकीय बल से कमजोर बंधा हुआ है, कमजोर है, तब क्या होगा, ये जैसे उष्मा इसके पास आएगी और ये अवशोषित करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। चलो ये बात तो इतनी तो आपको समझ में आई होगी, यानी ये उष्मा पाकर है, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। अब ये वाला नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके मध्य जो इलेक्ट्रॉन के मध्य जो नाभिकीय बल था वो प्रबल है, अभी तक ये इसको पकड़े हुए है, अभी छोड़ा नहीं इसको। इसका मतलब है ये बंधे हुए हैं, ये स्थिर हैं, ये वाली जो इतनी ऊर्जा थी इसको मिली, इतनी इसको मिली, लेकिन ये तो मुक्त हो गया और ये अभी भी बंधा हुआ है, ये मुक्त हो गया, अब ये स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। अब ये क्या करेगा, इस पार्टिकल को छोड़ करके इस पार्टिकल पे आ जाता है, इस विधि, इस मेथड में। यानी ये जो मंत्र है इसमें क्या होगा, जैसे उष्मा उत्पन्न हुई, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस पार्टिकल को छोड़ के इस पार्टिकल पे आ गया। दोनों वस्तुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान थी, यानी दोनों उदासीन थी। देखिए एक बात थोड़ा सा समझ लेते हैं उदासीन वस्तु के बारे में। उदासीन यानी उदासीन वस्तु क्या होती है, जिस वस्तु में या फिर जिस परमाणु में, उदासीन परमाणु की बात करें तो परमाणु जो उदासीन रहता है, क्योंकि उसमें ये बात कर लेते हैं वस्तु की। उदासीन वस्तु क्या होती है, उदासीन वस्तु का मतलब है कि जिसमें जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव होंगे, यानी जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन हैं, जितने नंबर में प्रोटॉन है उतने ही नंबर्स इलेक्ट्रॉन के होंगे, तो वो वस्तु क्या होगी, उदासीन होगी। ठीक है, दोनों वस्तु हमने उदासीन लिखी, क्योंकि चार्जेबल होती तो फिर इसको चार्ज क्यों करते हैं, पहले से चार्ज होती थी तो फिर इसको चार्ज क्यों करते, हम तो अनचार्ज लिया था, इसको यानी उदासीन वस्तु लिखी है कि नहीं। इन दोनों को आपस में रगड़ा था, उसमें महत्व नहीं, उसमें से दोनों पार्टिकल में से किसी एक के जो इलेक्ट्रॉन थे वो दुर्बल थे, है ना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे आ रहे हैं, पार्टिकल जो बी है यानी जो वस्तु बी है उससे ये किस पे आ रहे हैं, वस्तु ए पे चल के आ रहे हैं। अब आप बता सकते हो वेरी सिंपल, यानी जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे उसमें कमी होगी कि नहीं होगी, मैंने बोला ये उदासीन थी, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इसमें क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गए इधर, मान लीजिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, जो भी आए वो आ गए, इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन क्या हो गए, अधिक हो गए, हुए कि नहीं हुए, यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इस वस्तु पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए और इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई यानी बढ़ गई, तो इस वस्तु पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों वस्तु चार्ज हो गई। पहला मंत्र कंप्लीट, समझ में आया, यानी इस प्रकार से दोनों वस्तु को हमने चार्ज किया। ठीक है, अब देखिए दूसरा मंत्र, समझ में आया। यदि ये इलेक्ट्रॉन जो है बी पार्टिकल से ए पार्टिकल पे आएगा, यानी बी वस्तु से इस वाली वस्तु से इस वाली वस्तु पे आएगा, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है कि नहीं होता है, द्रव्यमान भी होता है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उधर से कुछ द्रव्यमान भी उठ के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब इस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी, और इसके द्रव्यमान में क्या होगी, अधिक यानी बढ़ती हो, इसके द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ती हो। ठीक है, यानी इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी, और इसके द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ती। अब देखिए एक छोटे सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं बोलूँ कि मैंने कहा था कि ये दोनों जो पार्टिकल हैं ये उदासीन है, दोनों पार्टिकल क्या हैं, उदासीन है, दोनों वस्तु ही उदासीन है, यानी दोनों वस्तु के पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जैसे इसको उष्मा मिलेगी, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं, सॉरी इन दोनों पार्टिकल्स में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं नाभिकीय बल से। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते। तो मैं सिंपल बोल दूं कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से बंधा हुआ है। सही बात है। आगे देखिए,
अब इसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ गए, इसका मतलब प्रोटॉन बच गया, यानी पॉजिटिव चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं कि जब हम उसको उष्मा दी, यहाँ से उष्मा गई इसके पास, ये बंद टूट गया, हो गया, टूट गया। अब ये दोनों तो फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, प्रोटॉन भी फ्री हो गया, दोनों फ्री, दोनों गति कर सकते हैं। अब इन दोनों के मध्य कोई बंधन नहीं है, यानी दोनों ही क्या हो गए, मुक्त हो गए। मैं ये नहीं कहूंगा कि इलेक्ट्रॉन ही मुक्त हो गया, उसके साथ जो प्रोटॉन जुड़ा हुआ था पॉजिटिव चार्ज वाला, वो भी तो मुक्त हो गया। फिर इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों आया, बताइए। प्रोटॉन भी तो आ सकता था, यानी प्लस भी तो गति कर सकता था इस पे, ये भी तो मुक्त थी, लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि इन दोनों की हम मास को देखें, यानी द्रव्यमान को देखें, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है। या फिर हम ये कहें कि जो प्रोटॉन जो है उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही गति करता है, प्रोटॉन भारी होने के कारण नाभिक में ही रहता है। ठीक है, ये तो था पहला मंत्र। कौन सा मंत्र था? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण विधि के द्वारा, यानी दो वस्तु को लिया, आपस में रगड़ा, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न हुई और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किए। जिनके इलेक्ट्रॉन कमजोर बंधे हुए थे वो मुक्त हो गए, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे गति कर जाते हैं और जिसके कारण वो वस्तु क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, यानी उन दोनों वस्तु पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, यानी आवेश आ जाता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रम है, ये वाला जो पूरा है, ये एक निकाय में यदि हम देखें, एक निकाय के रूप में हम देखें, एक सिस्टम के रूप में यदि हम देखें, तो ये एक सुरक्षित रहता है। ये जो आवेश जो है, यानी ये जो चार्ज जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा मंत्र। दूसरा मंत्र है चालन या स्पर्श विधि। कौन सा मेथड है दूसरा? चलो बात हम करते हैं दूसरे मंत्र की, सेकंड मंत्र, यानी चालन, या फिर इसको बोल सकते हैं स्पर्श विधि, यानी इसको बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन, या फिर इसको बोल देंगे कॉन्टैक्ट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये वाला है सेकंड मंत्र, इसका किसी वस्तु को चार्ज करें। देखिए पहले वाला जो मंत्र था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करने का जो मंत्र था, उसमें हमने दोनों ही वस्तु, यानी वस्तु ए और वस्तु बी, दोनों क्या ली थी हमने, उदासीन वस्तु ली थी ना पहले वाले मंत्र में। लेकिन सेकंड में क्या करेंगे, एक वस्तु तो हम ले लेंगे आवेशित और दूसरी वस्तु हम ले लेंगे उदासीन या फिर अनावेशित। मान लीजिए हमने ये वाली एक वस्तु ली जिस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, ये नहीं, इसको रख लिया हमारे पास, ये रख लिया। चार्जिंग करना है किसकी, कौन से मंत्र से, चालन विधि से, स्पर्श विधि से। नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगा, आवेश चल के जाएगा और दूसरा संपर्क होना जरूरी है। ठीक है, एक ले लिया हमने अनावेशित वस्तु, ये लिया हमने अनावेशित वस्तु, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होगा, यानी अनावेशित, इसका मतलब है इस पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, इक्वल है, तभी तो ये क्या हो गई, उदासीन हो। अब देखिए ये तो हमने ले ली आवेशित और ये वस्तु हमने ले ली उदासीन। ठीक है, ये ले ली हमने उदासीन। अब देखिए करना क्या है, चालन विधि, कुछ नहीं करना है, इन दोनों वस्तु को पकड़ो और आपस में टच करवा दो।
या फिर इन दोनों वस्तुओं को एक वायर से कनेक्ट करवा दो, जो चालक तार जो होता है उससे कनेक्ट करवा दो, चार्ज हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो किससे? इलेक्ट्रिसिटी से करते हो ना। मोबाइल को टच करवाया केबल से, यानी जो उसकी जो वायर होती है चार्जिंग की उससे, और वो आवेश क्या हो गया आपके मोबाइल में ट्रांसफर हो गया। ऐसे होता है। तो वही काम इसमें करना है। एक उदासीन है, अनावेशित है, जैसे डिस मोबाइल है, यानी जो अनचार्ज जो मोबाइल है, उन दोनों को क्या कर दिया आपस में टच करवा दिया, या फिर इसको एक चालक तार से जोड़ देते। देखिए मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को आपस में टच करवाओ, चलो करवाते हैं। इन दोनों को आपस में टच करो। अब क्या कहानी होगी? अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्या बता रहा है, जैसे मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। ये तो मतलब यानी इसके पास जितना ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इतने ही इलेक्ट्रॉन कम है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? इक्वल है कि नहीं? अब देखिए जैसे इसको हम टच करवाएंगे, मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर भागने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे इसके पास लेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी और एक प्रोटॉन भी। अब प्रोटॉन तो इस पे आएगा नहीं, इसकी तरफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले से क्या है? प्रोटॉन यहाँ पे है। अब जितने प्रोटॉन की कमी है वहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इस पे आएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ये वाला भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज। या फिर मैं कहूँ कि जैसे हम दोनों को टच करवाते हैं तो इसका जो चार्ज है ये यहाँ से निकल कर इसके पास चला जाता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु क्या है? उदासीन। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। अब कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर इसके पास आ जाते हैं। ये होती है वैसे कहानी तो। और भैया फिर हम सीधा बोले कि यदि हम इन दोनों वस्तुओं को कांटेक्ट में लाते हैं, इन दोनों वस्तुओं को आपस में टच करवाते हैं, तो ये जो आवेश है ये निकलकर इस वस्तु से इस वस्तु पे चलता है, इलेक्ट्रॉन भी जाता है। लेकिन हम बोल दिया कि ये वाला जो आवेश है इससे इस पे चला जाता है, ऐसा ही बोलते जनरली। लेकिन होता क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, फिर ये प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है और ये भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी ये धन आवेशित हो जाता है। ये कहानी थी किसकी? चालन विधि की। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको, और फिर कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपके पास दो टंकी है, ये लीजिए हमने दो टंकी बनाई, ठीक है। चलो एक को थोड़ा सा मैं करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और ये दोनों टंकी हमने बनाई, इस टंकी में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, सिंपल। चलो भरा हुआ है, इसको मान लिया हमने आवेशित वस्तु, यानी ये एक आवेशित वस्तु टंकी जिसमें पानी भरा हुआ है, मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब जैसे हम इसको कनेक्ट करवाते हैं यानी जोड़ते हैं, ये जोड़ दिया हमने एक नाली में, तो पानी क्या करेगा? इस टंकी से निकलेगा और इसमें जाने का प्रयत्न, धीरे धीरे इसका लेवल कम होगा और इसका लेवल बढ़ता है कि नहीं होगा? अब ये कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए यहाँ तक आकर इन दोनों का लेवल जो है वो इक्वल हो जाता है। अब क्या नहीं होगा? अब इस टंकी का पानी इस टंकी में नहीं जाए। सिंपल बात समझ में आ रही? अब देखिए यही कहानी इसके साथ होती है। ये जो आवेश का ट्रांसफर है ये होता रहता है। अब ये मैं नहीं कह सकती, आप ये पूछोगे सर ये होता रहता है तो इसका मतलब ये आवेश जो है ये निकलकर पूरा का पूरा इस पे चला जाएगा, उसके बाद ये अनावेशित हो जाएगी। हमें तो करना दोनों को चार्ज है, यानी दोनों पे आवेश लेके आना। तो कैसे लेके? तो देखिए यही कहानी इसमें रहती है।
यानी हमने जैसे ही टंकी का पाइप इस वाले टंकी में जोड़ते हैं तो पानी का प्रवाह तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन रहती है, जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा, जब दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा तब ये पानी इस टंकी से इस टंकी में जाने से रुक जाएगा। तो वो ही कहानी ये है, जब दोनों का आवेश इक्वल हो जाएगा, दोनों पे आवेश इक्वल हो जाएगा, यानी आवेश की बात होती है कि विभव की बात आती है, वो आगे हम पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। विभव की बात आती है कि दोनों का विभव इक्वल हो जाएगा, है ना। ये नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 कूलम आवेश है, 5 कूलम चार्ज है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसे 2.5 कूलम यहाँ पे चला जाएगा और 2.5 कूलम यहाँ पे रह जाएगा, ये हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे को पता नहीं है कि ये वाला जो पार्टिकल्स है, ये वाली जो वस्तु है, इसमें जो मेंटल लगा हुआ है यानी किस पदार्थ की बनी हुई है और ये वाली किस पदार्थ की बनी हुई है, इस पे भी डिपेंड करता है और साथ में इसकी सरफेस पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे ये मैंने ये बनाया था, इसका लेवल देखिए यहाँ तक ही रह गया, जबकि इसमें पानी कम है, कमी आएगी, ये थोड़ी सकड़ी है, और ये वाले जरा थोड़ी है, इसमें जो पानी है वो ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए इसमें कुछ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसके कंपेरिजन। तो वो ही कहानी होती है इसमें आवेश, है ना। ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बुक में इस पे डिपेंडेंट कुछ एग्जांपल्स दे रखे जो काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। आप सिंपल ये सोच लेते हो कि जैसे इस पे आवेश ट्रांसफर हुआ, दोनों में इक्वल हो गया आवेश। जिसमें बोले 10 कूलम की वस्तु थी, इसमें एक अनावेशित वस्तु को टच करवाया, तो ये वाली जो वस्तु है ये 5 कूलम की रहेगी, ये 5 कूलम की रहेगी, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो डिपेंड करता है इन दोनों वस्तुओं के नेचर पे, उसके जो पदार्थ है, ठीक है। ये थी दूसरा मंत्र, किसका? किसी वस्तु को चार्ज, ठीक है। समझ में आ रहा है बराबर? नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं तीसरे मंत्र की। थर्ड क्या है? थर्ड है प्रेरण द्वारा, यानी प्रेरण विधि, प्रेरण इसको हम लिख सकते हैं चार्जिंग बाई इंडिकेशन। प्रेरण मतलब प्रेरणा देना। अब देखिए हम पहले जो 2 मंत्र सीखे उसको भी हम साथ लेके चले। तो देखिए पहला तो था घर्षण विधि वाला, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसमें क्या किया था हमने? 2 वस्तु ली थी, दोनों ही क्या थी? उदासीन थी। उसके बाद हमने जो दूसरा मंत्र पढ़ा, कौन सा? चालन विधि, है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो उसमें क्या हुआ था कि दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु हमने आवेशित ली थी और दूसरी अनावेशित ली, है ना। वो का वही प्रक्रम जो दूसरी विधि हमने पढ़ी है, वो का वही मेथड इसमें रहेगा। हम एक वस्तु तो ले लेते हैं अनावेशित, ये लिया हमने अनावेशित। इसका मतलब क्या है? यानी उदासीन है वस्तु। इसका मतलब इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या हैं? प्रोटॉन हैं। इसका मतलब जो नेट चार्ज जो इसके ऊपर है वो नहीं शो हो रहा है, यानी ये नहीं बता रहा है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे इसमें से एक पॉजिटिव निकाले तो ये नेगेटिव हो जाएगी, और जैसे इसमें से एक नेगेटिव निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। इस वस्तु को हमारे को करना है चार्ज। कौन से मेथड से? प्रेरण मेथड से। प्रेरण का मतलब प्रेरणा देना। पहले वाले में दोनों वस्तु अनावेशित ली, दोनों को आपस में टच करवाया, यानी रगड़ने वाली परंपरा हमने फॉलो। अब देखिए दूसरे में क्या किया हमने? एक आवेशित दूसरी अनावेशित ली, लेकिन दोनों को क्या करवाया? टच करवाया, कांटेक्ट में लेके। लेकिन इसमें क्या करना है? एक वस्तु ले ली हमने अनावेशित यानी उदासीन, और दूसरी वस्तु हम ले लेते हैं चार्ज। ये ले ली हमने चार्ज, चलो हमने ले ली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसमें क्या करना है? केवल दिखाना है आपको इस वस्तु कि मेरे पास चार्ज। ऐसा होता है ना, जब किसी इंसान को जिसको पैसे का लालच, उसको पैसा दिखा देते हैं मेरे पास पैसे हैं, तो वो दौड़ा आपके पास आएगा, अट्रैक्ट होगा।
तो वही काम करना है, बस आपको देने तो है नहीं उसको पैसे, पैसे देंगे तो अपने कम हो जाएंगे, देने तो है नहीं, केवल दिखाना है कि देख मेरे पास पैसे, वो खुद दौड़ा हुआ आएगा, है कि नहीं। अब देखिए ऐसा ही काम इसके साथ करना आपको, सेम वो कब ये दिखाना है कि मेरे पास चार्ज है, और वो भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं। जैसे हम इसको प्लस दिखाएंगे तो इसके पास जो प्लस चार्ज है वो तो कहेंगे नहीं 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 मैं तो नहीं आने वाला आपके पास, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहेंगे वाह पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ। ये उदासीन है, ये तो समझ गए उदासीन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हम इसके पास लेके आएंगे, ये किसको खींचने का प्रयत्न करेगा, किसको खींचने का प्रयत्न करेगा, माइनस जो चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज उसको खींचने का प्रयत्न करेगा, और नेगेटिव चार्ज जितना भी पार्टिकल में इस वस्तु में जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा इस साइड में आके एकत्रित हो जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इससे प्रतिकर्षित होगा, और वो क्या हो जाएगा इस प्रकार से एक तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा। यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज क्या है इस तरफ आ गया, यानी इसको बांट दिया। राजनीति में होता है ना बांटो और राज करो, है ना, तो वही किया इन्होंने। जैसे हम पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आए, वेरी सिंपल, इसके पास पॉजिटिव भी था नेगेटिव भी था, पॉजिटिव से दूर भागेगा जो इधर आ गया, नेगेटिव इसके पास आएगा जो इधर आ गया। अब हम कला निकाल सकते हो अपनी, बांटो राज करो वाली। अब यदि हम इस वस्तु से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एक चार्ज को हम निकाल लें, एक चार्ज को वस्तु में से निकाल ले खींच के, तो जो चार्ज बचेगा उसका ही प्रभाव होगा, यानी नेट चार्ज वो रहेगा जो इस वस्तु पे बचेगा। अब तक तो दोनों है, फिर भी ये उदासीन है ही नहीं। जैसे हम एक चार्ज निकालें, या तो पॉजिटिव वाला पूरे चार्ज बाहर निकाल लें या फिर नेगेटिव वाले पूरे चार्ज बाहर निकाल लें। अब किसको निकालना आसान है, किसको निकालना आसान है, पॉजिटिव को या नेगेटिव को। जिसकी इज्जत नहीं है वो जल्दी दौड़ के आएगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसको कोई भी लेके जा सकता है। जिस व्यक्ति की परिवार में जरूरत नहीं होती, वैसे परिवार में देखिए सबकी जरूरत होती है, लेकिन जब अपना काम निकल जाता है और जो हमारे काम का नहीं रहता, जैसे अपना काम निकल गया कि ये इसके साथ पहले बंधा हुआ था, अब इन्होंने इसको छोड़ के इसके साथ बंध गया, इसका मतलब इसका काम तो बन गया। अब ये क्या है, एक अनावश्यक इसके साथ है कौन करे। जैसे फिलहाल राजनीति में चल रहा है ना कि गहलोत जी के पास अन्य विधायक आ गए, अब पायलट जी को और उनके समर्थक विधायकों को छोड़ दिया उसने। अब वो उनकी तरफ से किधर भी जाए, उनकी तो सत्ता बन रही है ना, उसकी तो सरकार बन रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं। इसका मतलब इसका काम तो बन रहा है इसके साथ। अब इसको इससे कोई मतलब नहीं है कहीं भी जाए, ये बेचारा अनाथ हो गया, और अनाथ को निकालना आसान हो, इसको इसके मतलब इसको निकालना इस वस्तु से कठिन है। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ बंधा हुआ है, ये इसको निकालने नहीं देगा, आसानी से निकालने नहीं देगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये इसको निकालने में कम मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस काम में कम मेहनत होती है वही हम करते हैं। सिंपल है, ज्यादा मेहनत वाला काम क्यों करें? हमारे को पता है कि इसमें मेहनत कम है, इसमें मेहनत ज्यादा है, तो हम कहेंगे यार इसको क्यों, इसको निकाल लेते हैं, चार्ज तो हो जाएगी वस्तु, अपना काम तो बन ही जाएगा। तो जो हम आसान जो काम है वो करते हैं, तो वही करेंगे। इस वाले चार्ज को हमने कर दिया ग्राउंडेड, यानी अर्थ से जोड़ दिया। जैसे हम अर्थ से जोड़ेंगे, है ना, तो ये वाला पूरा का पूरा चार्ज निकल के कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। और कंडीशन क्या आएगी, ये पूरा का पूरा चार्ज पृथ्वी में चला गया, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज था हमारे पास चार्ज पार्टिकल, उसने ये वाले जो माइनस चार्ज पार्टिकल को इधर लेके आया था, और इसमें से हमने पॉजिटिव चार्ज को निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज को निकाल लिया। अब इसके पास बचा नेगेटिव चार्ज। अब अपना काम हो गया, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए, आगे मैं नहीं बताऊंगा, जनता, ठीक है।
अब देखिए जैसे इसका काम बन गया इस वाले का, ये तो ये करना था, इसको बांटो और राज करो। जैसे ही हमारा काम बन गया, हमने इस पार्टिकल को हटा लिया, दिखाया था कि पैसे दिखा रहे हैं कि मेरे पास पैसे, आप आओगे तो आपको मिलेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास आ गया, अपना काम बन गया, अपने पैसे अपनी जेब में डाल लिए कि अपना काम तो हो गया, पैसे भी क्यों दे इसको, तो वही काम हुआ, अपना काम तो बन गया। अब हम इस पार्टिकल को हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अब ये पूरे के पूरे पार्टिकल में फैल जाएंगे, क्योंकि अब इसकी आपस में बनेगी नहीं बनेगी तो दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से और पूरे पार्टिकल में फैल जाएंगे। और अब इसका प्रभाव आ गया क्या, ऋणावेशित। ये वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। इस वस्तु पे आ गया ऋणावेश। ठीक है। अब ये मैं बोलूं कि हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, तब हम उस वस्तु को कर पाए नेगेटिव चार्ज आसान तरीके से। कर तो हम पॉजिटिव चार्ज से भी कर सकते थे इसको चार्ज, लेकिन हमारा जो तरीका था वो आसान नहीं होता है, यानी हमारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, इसलिए हमने कम मेहनत में क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको वस्तु को हमने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज कर लिया। अब पॉजिटिव चार्ज करना हो क्या करेंगे, इसको उल्टा घुमा देंगे, यानी यहाँ पे ये वाले नेगेटिव ले लेंगे तो इसकी तरफ क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, इससे दूर हो जाएंगे। फिर वो ही हथकंडा अपनाना हमारे को, तो इसको ग्राउंडेड करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, इस वस्तु पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये था तीसरा किसका, किसी वस्तु को चार्ज करने का, यानी आवेशित करने का। समझ में आया होगा, इस चीज को फील कर, ठीक है, साथ साथ फील किया, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी बात किसकी, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि किस प्रकार से चार्ज करते हैं, धनावेश और ऋणावेश की जो बात थी वो वाली हुई हमारी। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आवेश के सिंबल की। जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, यानी आवेश का जो सिंबल होता है वो होता है Q। हम उसको Q से लिख लेते हैं और कई बार स्मॉल q से लिख लेते हैं, यानी कैपिटल Q या स्मॉल q से लिखते हैं। और इसका जो यूनिट होती है, यानी इसका जो मात्रक होता है, यूनिट, ऐसा यूनिट बोले तो वो होती है कूलम, जिसको लिख देते हैं सीस। ठीक है। अब देखिए इसके और मात्रक निकालते, व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव करते हैं इसके। देखिए व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं इसके, किस प्रकार से निकालेंगे। आप 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब फर्स्ट फिजिक्स स्टार्ट की थी, यानी फर्स्ट में जब फिजिक्स स्टार्ट की थी तो वहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ाया गया होगा फिजिकल क्वांटिटी, वहीं से स्टार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी। उसमें आपको पढ़ाया होगा मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। एक तो होती है मूल राशि जो पहले से फिक्स होती है, उसके मात्रक के विमा सब पहले से फिक्स, उसके जो मूल राशि होती है उसके जो मात्रक है वो फिक्स रहती है। और फिर आपको पढ़ाया गया था व्युत्पन्न राशि। फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े तो फिर आपने फिजिकल क्वांटिटी को और पढ़ा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के रूप में। लेकिन देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी में मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था, उसमें हमने 7 मूल राशियाँ पढ़ी थी जो पहले से फिक्स थी। लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ये वाली राशि पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना। उसके मात्रक भी पढ़े थे जो पहले से फिक्स थे। अब देखिए उसमें हमने पढ़ी थी विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसको लिखा था I से लिखा था ना, और इसके इक्वल था Q/T, यानी आवेश बटे समय, आवेश बटे ये मूल राशि होती है विद्युत धारा, है कि नहीं। इससे हम आवेश के इक्वल लिखें, ये देखिए आवेश Q
इक्वल टू आई टी, विद्युत धारा और समय का जो गुणा है वो इक्वल किसके होगा, आवेश। यहां से निकलना, ठीक है। फिर ये जो विद्युत धारा थी ये मूल राशि थी, है ना, मूल राशि थी, तो इसका मात्रक भी था क्या, एम्पियर था ना, इसका मात्रक एम्पियर, इसको ए से लिखते थे। और टाइम भी एक मूल राशि थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, और इसका भी एक ही मात्रक था क्या, सेकंड। पहले से फिक्स था कि नहीं, है ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यानी ये जो आवेश है इसका एक मात्रक हमने निकाल लिया, एम्पियर गुणा सेकंड। एक मात्रक क्या पता है आपको, कूलम। दूसरा हमने निकाल लिया एम्पियर से, ठीक है। एक मात्रक हो गया हमारा एम्पियर से। अब देखिए इससे आगे इसका जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस आवेश का सीजीएस जो मात्रक होते हैं वो होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है, ये वाली बात। अब देखिए इसकी विमा निकालना चाहिए, किसकी, आवेश की, चार्ज की विमा निकाल सकते हैं विमा। 11th क्लास में हमने पढ़ा था विमा निकाल किस प्रकार से निकालें। फिर तो देखिए विमा का जो फॉर्मूला आता है वो इस प्रकार से होता है, एम एल ए बी, इस प्रकार से होगा, ये तो होगा। अब देखिए इसका निकालते हैं। एम का मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई या दूरी, और टी का मतलब टाइम। अब इसमें से हमारे पास कौन कौन सी राशि है, सेकेंड पता, हमारे किससे लिख सकते हैं, टी से। एम्पियर किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे, यानी ये होगी इसकी विमा। या फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एम जीरो नहीं है, एल जीरो, टी वन और ए, ये होगी इसकी विमा, आवेश की विमा। या फिर हम आवेश की विमा डायरेक्टली याद कर सकते हैं क्या, टी ए, ये हो गया आवेश की, चार्ज की विमा। कैसे निकालेंगे, सेकंड टाइम के लिए, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं विमा के लिए, टी, एम्पियर को ए लिखेंगे, है ना, ये वाले ए टी, यानी एम जीरो है नहीं द्रव्यमान, लंबाई का भी नहीं है कुछ, है ना, टाइम का है, और साथ में एम्पियर, यानी इसकी जो विमा होगी वो आ गई टी ए, टी वन ए, ये इसकी बात विमा है। शॉर्ट में लिखनी होगी, वरना ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे इसमें विमा, ठीक है। ये आ गई विमा। अब देखिए एक छोटा सा और देख लेते हैं इसमें, इसके कुछ अन्य मात्रक इसका। देखिए ये वाला जो मात्रक है ये कूलम के इक्वल होता है, यानी 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड, ठीक है। और अन्य जो मात्रक है, अन्य मात्रक यानी अन्य जो यूनिट है वो है इसका एक फेरेट, ठीक है। और 1 फेरेट इक्वल टू 96,500 कूलम, ये इसकी इक्वल, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, चार्ज क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार से आता है, नेगेटिव चार्ज किस प्रकार से आता है, उसकी जो मेथड थी, जो मंत्र थे, उसको भी हमने पढ़ लिया। अब देखिए इससे आगे जो हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी, इससे आगे हम पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी, आवेश के गुणधर्म, तो वो पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में। अब देखिए हर रोज हमारी जो क्लास है, हमारा जो टॉपिक
जो आपके पास मिलेगा, आपको मिलेगा, वो मिलेगा हर रोज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मिल जाएगा। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, 1 दिन 2 दिन, फिक्स टाइम है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपके पास अगला टॉपिक पहुंच जाएगा, है ना, हर रोज। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अब हम फिजिक्स का जो चैप्टर है एंड 12th क्लास की जो फिजिक्स है वो कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, बड़े ही आसान तरीके से, है ना, मजे से। ठीक है, तो आप बने रहिए, देखते रहिए 8 बजे से 10 बजे तक के हमारा अगला टॉपिक। ठीक है, हर रोज है। थैंक यू देखने के लिए।